चलो अब हम एक नई शुरुआत करते हैं। तीसरे हिस्से में आते हैं इस चैप्टर के, जिसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजन। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर में हमको ये देखना है कि जब हम बिजनेस शुरू करेंगे तो उसके लिए फंड कहाँ से लाएंगे, सोर्सेस ऑफ फंड क्या होंगे, और एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ लगाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे, है ना। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, एक्सपांशन, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन के लिए पैसा चाहिए, है ना। लेकिन अपने को कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। जो भी हम फंड क्रिएट करेंगे तो उसमें ज्यादा उसकी कॉस्ट ना लगे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है ना। यार सभी लोग ऐसे लग रहा है जैसे ये लड़कों को छोड़ के सब लड़कियां ऐसी लग रही जैसे नहा के आई हो यार, बिल्कुल रेडी होके। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शादी ब्याह में जाना था यार, हैं। उधर देखो बाल खुले हैं, उधर एकदम बिल्कुल नहाई लग रही है, उधर अलग, उधर तो मतलब पूछो मत। एवर ग्रीन काम है उधर का, तो मतलब जब बुलाओ जब रेडी है। मतलब चेहरे का ग्लो ही कभी खत्म नहीं होता। यस, फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन रिफर्स टू द डिसीजंस कंसर्निंग फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ अ बिजनेस। सीधी सी बात है, ये की चीज पढ़ रहे हो और पूरे चैप्टर का क्रक्स ही एक है कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करोगे उसके लिए फाइनेंशियल जहां जहां पैसा लगेगा या जहां जहां से पैसा आएगा, मतलब सोर्सेस और एप्लीकेशन, फंड का, पैसे का आवन और जावन, बस इसी का डिसीजन लेना। सीधी सी बात है। देयर आर वेरियस फाइनेंशियल डिसीजंस दैट द फर्म, नहीं ताली नहीं बजाना, कौन बजाता है। फाइनेंशियल डिसीजंस दैट द फर्म मेक्स टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू। सिंपल सा इस चैप्टर का क्रक्स जो है वो ये है, सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, और ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। किसी हर कंपनी ये कोशिश करती है कि उसके शेयर का प्राइस हमेशा बढ़े। जब उसके शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में उसकी गुडविल बढ़ेगी और लोग उसके ब्रांड पर भरोसा करना शुरू कर देंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, जब आप किसी ब्रांड पे भरोसा करोगे तो उसकी सेल बढ़ेगी, और यदि सेल इंक्रीज होती है, बिक्री यदि बढ़ती है, तो निश्चित रूप से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, यानी लाभ भी बढ़ेगा। तो चीफ फाइनेंशियल जो ऑफिसर होता है उसके पास डिसीजन मेकिंग होती है, कैपिटल बजटिंग की, इन्वेस्टमेंट की और वर्किंग कैपिटल। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ही आता है, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल। कैपिटल बजटिंग मतलब ये होता है बेटा, जब भी कोई भी कंपनी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है, यानी प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, या नया सेटअप कर शुरू करना चाहती है, कोई नया डिसीजन लेती है कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दें या कुछ भी ऐसा काम कर दें, तो वो कैपिटल बजटिंग कहलाता है। उसकी एनालिसिस की जाती है कि क्या इससे हमें क्या एक्सपेंसेस होंगे इसको स्टार्ट करने में या इस एसेट को परचेस करने में। मान लो कि मैं हूं और मुझे क्या करना है, कंप्यूटर क्लास चलाना है, तो मैं उसकी एनालिसिस करूंगा, पहले कैपिटल बजटिंग करूंगा। कैपिटल बजटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स पे नहीं जाना अपने को, बट हाँ, कैपिटल बजटिंग का डिसीजन कैसे लिया जाता है मैं ये चेक करूंगा। पहली चीज तो यदि मुझे कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करनी है तो मैं क्या करूंगा, मेरे को कंप्यूटर चाहिए, फर्नीचर चाहिए उस हिसाब से, है ना, और सिस्टम चाहिए उतने, बड़ी छोटी क्लास जैसी भी होगी। तो अब मैं ये चेक करूंगा, पहला ऑप्शन मेरा ये होगा फाइनेंस का कि मैं ये जो सिस्टम इनको मैं लीज पे ले लूं या मैं परचेस कर लूं, यानी बाय या लीजिंग, यानी मैं रेंट पे ले लूं या फिर मैं खरीद लूं। मैं दोनों की एनालिसिस करूंगा कि खरीदने में कितने का पड़ रहा है और लीज पे लेने में कितने का पड़ रहा है, या फिर जब मैं खरीदूं तो कैश में खरीदूं तो कितने का पड़ेगा, यदि मैं फाइनेंस कराऊं तो कितने का पड़ेगा, यानी मैं उधार लूं और उसकी लोन के रूप में इंस्टॉलमेंट ईएमआई चुकाऊं तो वो कितने में पड़ेगा ब्याज के साथ में। ये है कैपिटल बजटिंग का डिसीजन। ठीक, उससे मुझे कितना रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे जो हम बिजनेस रन करते हैं। मान लो हम एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है और ये चूहा बनाते, चूहा तो गलत हो जाएगा, ये बॉटल बनाते हैं ना। अब ये बॉटल बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ये
इसकी विजिबिलिटी कहीं थोड़ी खत्म भी हो रही होगी क्योंकि ये ग्रीन कलर की है इसलिए। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? वर्किंग कैपिटल के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए, है ना। डे टू डे ऑपरेशन के फैक्ट्री के चलाओ तो मशीन के मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए, है ना। उस हिसाब से मशीन को चलाने वाले ऑपरेटर चाहिए, तो ये वर्किंग कैपिटल में आएगा। यानी आप प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी करोगे तो वो जो भी एक्सपेंसेस उसमें लगेंगे वो वर्किंग कैपिटल में आएंगे। ठीक है, तो आपका बिजनेस बड़ा है तो ज्यादा चाहिए पैसा, और छोटा है तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी। डन क्या? फिर ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गए, उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ये होता है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का वो कैसा होना चाहिए, यानी कितना उसमें उधार लेके काम करना है, कितना खुद का पैसा लगाना है। ठीक है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में 4 चीजें आती हैं। एक होता है शेयर, दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग, और तीसरा होता है, शायद मैंने डिवेंचर जब पढ़ा रहा था मैं इशू ऑफ डिवेंचर, तो उस टाइम पर भी मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर एक सर्कल बना के लिखा था। किसी को याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, घबराने टेंशन लेने का दिक्कत नहीं है। तो देखो, समझो, ये अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये ऐसा रहेगा। रिटेन्ड अर्निंग, डेट, डेट मतलब उधारी, शेयर, शेयर्स। ठीक है, शेयर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर। तो अब यहां से पैसा आप लगाते हो, जो इक्विटी शेयर होता है वो भी क्या होता है? पैसा तो बाजार से ही उठता है, इक्विटी शेयर का भी, प्रेफरेंस का भी। और डेट मतलब तो लोन, उधारी। अब लोन में क्या आते हैं? डिवेंचर भी आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन भी आता है, शॉर्ट टर्म लोन भी आता है, कोई सा भी लोन हो, उधारी यदि है तो वो डेट कहलाती है फाइनेंस की दुनिया में। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, ओनर्स इक्विटी, ये कैसा कहा जाता है? ये मालिक का पैसा होता है। कौन सा वाला? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर वाला मालिक का पैसा माना जाता है, और जो डेट होता है वो उधारी होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि डेट और इक्विटी कितना कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के अलग अलग मायने हैं, दोनों के अलग अलग सीन है। कैसे सर? जब तुमको मैंने पढ़ाया तो मैंने ये बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, शेयर में और डेट में क्या, यानी डिवेंचर में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि डिवेंचर में चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, एवरी ईयर इंटरेस्ट देना है, यानी देना ही है ना। इक्विटी में ऐसा नहीं है, जब आप प्रॉफिट कमाओगे तभी आपको डिविडेंड बांटना है। लेकिन यदि आप डिविडेंड नहीं बांटोगे तो मार्केट में आपका नाम खराब होगा। लोग क्या सोचेंगे? अरे यार, इस कंपनी के शेयर लेने क्या मतलब है, पैसे तो बढ़ ही नहीं रहे अपने। वहीं यदि आप डिविडेंड बांटोगे तो क्या होगा? मार्केट में आपका वैल्यू एडिशन होगा और आपके शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। शेयर के प्राइसेस बढ़ने का ही मतलब क्या है? कि आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। बराबर। जैसे अभी नायका नायका नाम की एक कंपनी है, फाल्गुनी नाम है उनके फाउंडर का। उनका एक दिन बताया था मैंने, नहीं बताया तो सुन लो। उनका शेयर जो इशू हुआ था वो करीब 160-170 रुपए में उन्होंने शेयर इशू किया था, अभी पिछले महीने की बात है। आईपीओ आया था नायका का, कोई शायद कपड़ों की कंपनी है, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कंपनी है। उनका शेयर लिस्ट हुआ 160 या 64 रुपए में, ऐसे कुछ 164 या 166 ऐसे कुछ लिस्ट हुआ था सेबी में, है ना, स्टॉक एक्सचेंज में। वो शेयर 1 महीने के अंदर 550 रुपए का हो गया। वो शेयर 1 महीने के अंदर 564 रुपए का हो गया। यानी एक शेयर पे इनकम कितनी हो गई?
करीब करीब 300-400 रुपए। अब सोच लो, यदि तुम्हारे पास 100 शेयर थे तो 40,000 डन। तो ओनर के पास, जिसके पास 53% होल्डिंग थी, 55% होल्डिंग, उसका इनकम 400% से इंक्रीज हो गया। जो भी किया उन्होंने, जैसे भी उनके ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव रहे हों, तो ये इक्विटी और डेट का डिफरेंस है। और जैसे ही अब क्या होगा, यदि वेल्थ मैक्सिमाइज हुई है तो और ट्रेंड करेगा, यानी उसका जो टर्नओवर है, सेल और बढ़ेगी, उसको रेवेन्यू और ज्यादा मिलेगा, कंपनी हमेशा किस में रहेगी, प्रॉफिट में रहेगी। बस यही होता है और कुछ नहीं। जो आपने पैसा इनिशियली इन्वेस्ट किया था उसमें आपको जो रिटर्न मिला है वो बहुत ज्यादा मिलेगा। बस यही डिसीजन मेकिंग है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। लेकिन इसको करते टाइम आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। क्या, जैसे यहां पर भी देखो इन्होंने दे दिया कि रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट और डिविडेंड डिसीजन, इसको अब आगे चल के पढ़ते हैं, ठीक है। तुम लोग है ना न्यूज़पेपर वगैरह या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो पढ़ा करो थोड़ा। मतलब तुम लोगों को क्या चाहिए, कॉमर्स लिया है ना, तो कॉमर्स का मतलब है इकोनॉमिक्स से, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तुम न्यूज़ पढ़ना चाहिए। यदि वो न्यूज़ नहीं पढ़ते हो तो कॉमर्स में तुम्हें कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। मालूम ही नहीं है ना, मालूम ही नहीं है। मनी कंट्रोल एक ऐप आती है, मैं ऐप का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मनी कंट्रोल करके एक ऐप आती है जिसमें फाइनेंस की बहुत सारी न्यूज आती है। या फिर टैक्स कॉन्सेप्ट करके एक ऐप आती है जिसमें टैक्सेशन से मतलब फाइनेंस, टैक्स, सारी जानकारियां उसमें आती हैं। चाहे तो उसमें ले आते हैं बहुत सारे, वो पढ़ा करो। बट हाँ, थोड़ा सा फाइनेंशियल जो डिसीजन मेकिंग है, बैंकिंग सेक्टर के जो डिसीजन होते हैं, स्टॉक मार्केट के जो डिसीजन होते हैं, सेबी की जो गाइडलाइंस होती, वो जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें इंटरेस्ट आएगा और जीवन में कुछ अच्छा। हमारे साथ समस्या ये होती है कि जीवन का ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता। हमारा एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता है 80% बना लेंगे, बस काम खत्म। ये हम पढ़ते नॉलेज के लिए हम पढ़ते ही नहीं है। हम पढ़ते किस लिए हैं कि हमारा परसेंट बन जाए, हम पास हो जाए, हमको घर वाले गाड़ी दिला दे, इतना बड़ा मोबाइल दिला दे, बस और कुछ नहीं। यही जीवन है, इसके अलावा कोई जीवन ही नहीं है। बेरोजगारी सिर्फ इसलिए बढ़ रही है, हम एलिजिबल ही नहीं ना उस चीज के लिए। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न्ड विद द 3 ब्रॉड डिसीजंस व्हिच आर एज फॉलोज। 3 डिसीजन है, पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा फाइनेंसिंग और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये होता है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है या शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है। आप पैसा कहाँ लगाना चाहते हो, फिक्स्ड एसेट में या वर्किंग कैपिटल में, कहाँ पैसा लगाना चाहते हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल, मशीनरी खरीदना है या फिर लेबर का पेमेंट करना है, आपको जो भी पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन यानी सोर्सेस क्या होंगे आपके। अच्छा, जब आपने पहले रेशो एनालिसिस, जिन्होंने भी पढ़ा है रेशो एनालिसिस चैप्टर पढ़ा, तो रेशो एनालिसिस चैप्टर में आपने डेट इक्विटी रेशो पढ़ा। डेट इक्विटी रेशो, आइडियल रेशो क्या होता है 2:1, यानी जितनी आपकी इक्विटी है, ओनर्स फंड है, उससे डबल क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए, उधारी होना चाहिए, है ना। खर्चा करेंगे तभी तो कमाएंगे। डिविडेंड डिसीजन, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपका रिटर्न कितना है, रिटर्न कितना है, आप उससे कितना कमा रहे हो, शेयर होल्डर को कितना बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको प्रॉफिट में से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, a firm resources are scarce in comparison to the requirements। scarce का मतलब होता है कमी। तो इनका ये कहना है कि हर दुकान के पास जो संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, जरूरत से हमेशा कम होते हैं। जितनी जरूरत होती है रिसोर्सेस की, उससे हमेशा कम ही रिसोर्सेस होते हैं। और ये फैक्ट भी है, हर आदमी ये कोशिश करता है कि 2 रुपए बच जाए तो अच्छा है ना।
So the firm should invest them in a manner which generate highest possible return for their investors. यानी हर कंपनी चाहती है कि जो रिसोर्स मेरे पास आया है, जो फंड मेरे पास आया है, मैं उसको बिल्कुल गन्ने की जूस की तरह निचोड़ लूं, ताकि जो मेरे इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने मेरी कंपनी में पैसा लगाया है, उनको मैं अच्छा खासा रिटर्न दे सकूं। यदि मैं रिटर्न अच्छा दूंगी, मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, मेरे को कोई शक नहीं है अपने आप में, मैं यदि अपना जो शेयर होल्डर है उसको मैं रिटर्न अच्छा दूंगी, डिविडेंड अच्छा दूंगी, क्या होगा, मेरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, मार्केट में जो मेरी ब्रांड है वो ब्रांड वैल्यू जनरेट होगी, तो निश्चित रूप से कस्टमर भी मेरे पास ज्यादा आएंगे। डन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कंसर्न विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म्स फंड इन डिफरेंट एसेट्स। डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड का डिसीजन, बार बार वही चीज आएगी जो मैंने शुरुआत में कह दी। कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, फॉर एग्जांपल मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू मशीन, रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन, और एक्वायरिंग अ न्यू फिक्स्ड एसेट्स, और ऑपरेटिंग अ न्यू ब्रांच। मतलब क्या कि आप एक नई मशीन रिप्लेस कर दो, जो आपके पास पुराना स्ट्रक्चर है उसको खत्म करके नया स्ट्रक्चर शुरू करो। क्यों? टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी होगी, इस वजह से आप ऐसा चाहते हो, है ना। देखो पहले अपन बोर्ड में खड़े खड़े पढ़ाते थे, अब बैठ के पढ़ाते हैं ना। या फिर एक नई तरह की एसेट खरीद लो, या फिर आप क्या करो, नई ब्रांच ओपन कर दो, जो अपन कभी नहीं करेंगे, अपन इतने में खुश हैं। हाँ, पर कंपनी तो ये चाहती है कि नई ब्रांच खोले। सच कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर वेरी क्रूशियल बिकॉज, ये कैपिटल बजटिंग देखो, जो भी लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, यानी कि यहाँ पर फिक्स कैपिटल का एप्लीकेशन होता है। गर्मी लग रही, पंखा ऑन कर लो, पोए खिलो पे दे हाँ, मैं क्या बता रहा, देखो जब भी आप कोई नई मशीन खरीदोगे, जब भी आप फिक्स्ड एसेट पर पैसा लगाओगे, यानी लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना फंड ब्लॉक करोगे, तो वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आएगा। कैपिटल का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। अभी तो बताया था कैपिटल का मतलब पैसा होता है जो बिजनेस शुरू करने के लिए लगाया जाता है, बट कैपिटल शब्द लगा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म भी होता है। एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन में यूज हो रहा है ना। अपन आगे बढ़ते हैं। दे अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म ओवर द लॉन्ग रन। यदि आप लॉन्ग टर्म में पैसा लगाओगे तो सीधी सी बात है, आप एडवांस टेक्नोलॉजी में काम करोगे, मॉडर्नाइज होके, तो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा मिलेगा। यदि आप पुरानी ही टेक्निक में करते रहोगे तो आपका कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो भी ओल्ड फैशन्ड होगा, है ना, और टाइम टेकिंग होगा। यदि आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे काम करोगे लेबर से, तो क्वालिटी भले कैसी हो, लेकिन उसके खरीदार हर कोई नहीं होंगे, है ना। आईफोन खरीदने के बाद भले कुछ भी होता हो, पर हर आदमी खरीदता है क्या? नहीं। क्यों? कॉस्टली होता है। पर वही एमआई के फोन कोई भी लेता है, मतलब मिडिल क्लास का वो आईफोन है सबके पास एमआई का फोन होगा, है ना। हाँ, कुछ ओप्पो वीवो ये भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं भाई। सैमसंग का फोन तो बहुत कम लोगों के पास होगा, कुछ वो मतलब वो कुछ सन की खोपड़ी होती है ना, नहीं वो कहते हैं ना, दिलाया गधी पे तो परी क्या चीज, तो शौक बड़ी चीज है। तो अपना कोई कोई का ये रहता है यूजर फ्रेंडली, जैसे मैं सैमसंग के मोबाइल बिल्कुल पसंद नहीं करता, स्मार्टफोन कीपैड चलेगा, बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है इसलिए, है ना, और उसका साउंड जो होता है वो बहुत बढ़िया आता है बात करने के लिए कीपैड वाले का। पर टच वो इतना ज्यादा हैंग होता है ना कि
मैं तो बिल्कुल, मेरे को कोई फ्री में भी दे सर ये हमारी तरफ से आपको सैमसंग का फोन गिफ्ट, तो मैं हाथ जोड़ के मना कर दूं, तो दादा ये वाला मत दे यार। नहीं सर, फ्री नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब सच बोल रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने एक बार खरीदा था और प्रभु के आशीर्वाद से वो उसमें ठीक से मैं फोन कॉन्ट्रैक्ट्स भी सेव नहीं कर पाया था और वो गुम गया था मेरे से। उसके बाद से मैंने कभी भी नहीं लिया। तो ऐसा होता है कई बार, चीजें यदि कॉस्टली होती तो लोग उसको प्रिफर नहीं करते। अफोर्डेबल हर आदमी ये देखता है कि बजट, ऐसा थोड़ी कि किडनी बेच के मोबाइल लेना है। ऐसा वो सर चाइना की लड़की ने कहा था 17 साल का था, उसने आईफोन खरीदा, वो भी गिफ्ट देने के लिए। नहीं गिफ्ट के लिए, पर अब उसकी दूसरी किडनी भी खराब हो गई, तब उसको डायलिसिस कराना पड़ता है रोज। क्या न्यूज़ है। हाँ सच। अरे लोगों ने किडनियां बेच के मोबाइल गिफ्ट दिए आईफोन। ये भी न्यूज है, ये भी किसी उसमें ही पढ़ा था मैंने कि बंदे ने किडनी बेच दी। दे अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी। उसके बाद दीज डिसीजंस नॉर्मली इन्वॉल्व ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फंड। यदि आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना है, यानी आपको फिक्स्ड एसेट्स खरीदनी है, तो नॉर्मली फिक्स्ड एसेट्स यानी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब महंगे ही आते हैं, यानी ज्यादा पैसा लगता है। उसके बाद दीज डिसीजंस आर इरिवर्सिबल एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट। यानी आपने फिक्स्ड एसेट पर पैसा लगा दिया, ये इरिवर्सिबल है। मशीन खरीद लिया, वो रिटर्न नहीं होती है। अरे यार, आपने 1 करोड़ की मशीन खरीद लिया, उसको रिटर्न करने जाओगे, बोले 7 दिन के बाद बोलेगा यार, तो बोलेगा भैया अमेज़न से थोड़ी खरीदी थी यार। ऐसा नहीं होता ना। देयरफॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने के लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, कैलकुलेटिव माइंड होना चाहिए। हमें ये सोच समझ करके खरीदना चाहिए, क्योंकि पैसा उसमें हमारी जेब से नहीं लगा है ना। कल मोदी जी ने भाषण दिया और कहा कि फाइनेंशियली क्राइम करके जिसने भी देश छोड़ा है वो वापस आ जाओ, है ना। क्या है कि अपने आप आ जाओगे तो थोड़ी इज्जत बनी रहेगी, और यदि हम लेके आएंगे, भगोड़े तो आप पहले से ही हो चुके हो, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, इन तीनों की का जो लोन था, एक बंदे का था 900 करोड़ का, एक बंदे का था 1400 करोड़ का, और एक का कुछ और का कुछ। तो इसमें से 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीज कर चुकी है। अब बाकी बैलेंस इनसे रिकवर करना है, जो इनकी फॉरेन में एसेट्स है उसमें से। तो छोड़ा तो नहीं जाएगा, हाँ टाइम भले लग जाए, ये भी एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। धीरे धीरे प्रोसेस के तहत क्या होता है, देखो वर्किंग कैपिटल डिसीजन या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब these decisions affect the day to day working, liquidity and profitability of the business। यानी जो डे टू डे रोजमर्रा के जो काम होते हैं उसके लिए जो फंड रिक्वायर्ड होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक। efficient cash management, inventory management and receivables management are essential ingredient of sound working capital management। देखो, कैश का मैनेजमेंट कि कैश आप वेस्ट ना करो या उसका प्रॉपर तरीके से ही हिसाब रखो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जबरन में ज्यादा रॉ मटेरियल मत खरीदो, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही खरीदो। क्यों? हो सकता है आज वो महंगा हो, कल वो सस्ता हो जाए। सर ये भी तो चांसेस है कि आज सस्ता हो कल महंगा हो जाए। पर देखो, यदि तुम इस चक्कर में, सस्ते महंगे के चक्कर में यदि तुमने देखो, एक टाइम था जब पेट्रोल और डीजल के रेट गवर्नमेंट कंट्रोल किया करती थी, है ना। आज भी करती वही है, वो मार्केट में जो भी हवा हो। तो उस टाइम पर जब ऐसा न्यूज आता था कि कल से पेट्रोल का प्राइस 1 रुपए बढ़ जाएगा। अच्छा, 1 रुपए यानी गाड़ी में कितना मैक्सिमम पेट्रोल आता है? 15 लीटर। 15 रुपए बचाने के लिए पेट्रोल पंप पे भीड़ लग जाती थी। आदमी का दिमाग देखो कि वो 1500 रुपए की ऐसी तैसी कर देता था सिर्फ 15 रुपए बचाने के लिए, कि कल से, अरे दादा, जो आज खाने के पैसे हैं वो तो रख यार अपने पास। क्या पेट्रोल पी के जिंदा रहेगा क्या?
पागलपन कैसा होता है आदमी का, डिसीजन सोचता ही नहीं है ना वो आगे पीछे कुछ भी। तो इनका ये कहना है कि जब आप इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करो तो पूरे होशावास में बिना किसी नशे पत्ती के, ऐसा नहीं है कि आज सस्ता मिल रहा है तो पूरा पैसा आप इन्वेंट्री में ही फंसा दो, कल को कुछ वेस्टेज हो गया तो, क्योंकि जो चीज ज्यादा होती है उसकी वैल्यू नहीं रहती है ना। जैसे मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ तो तुम लोग सोचते हो अरे यार मोटा यार इतना क्यों चाटता है यार, चाट का ठेला लगा लिया यार इतने सुबह सुबह। पर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट जितना रिक्वायर्ड हो उसके कैलकुलेशन के तरीके होते हैं। जैसे जब आप लोग बीकॉम करोगे तो वहां पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट नाम का एक चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 करके है, कॉस्ट अकाउंट करके एक सब्जेक्ट आएगा आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में, बीबीए करोगे तो भी आएगा, एमबीए करोगे तो भी आएगा। और हर जगह मटेरियल कॉस्टिंग नाम से एक चैप्टर आएगा जहां पर आप ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ना इसके कैलकुलेशन से सीखेंगे कि कितनी इन्वेंट्री यानी स्टॉक यानी रॉ मटेरियल हमको कितना खरीदना चाहिए। इस बात के डिसीजन के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं और उनके कैलकुलेशंस वहां पर सिखाए जाते हैं। इसमें आता है मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, ऐसे करके बहुत सारे लेवल्स होते हैं कि हमें कितनी इन्वेंट्री रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो यदि इन्वेंट्री ज्यादा रख लोगे तो उसको स्टोर करने की समस्या, स्टोरेज कॉस्ट भी लगेगा ना, केयर करनी पड़ेगी उसकी। कम खरीदोगे और यदि कम खरीदा तो ये भी दिक्कत है, जल्दी कमी आएगी, और यदि उस टाइम पे नहीं खरीद पाए तो मशीन का ब्रेक डाउन हो जाएगा, वर्किंग नहीं होगी ना, मशीनें बंद रखनी पड़ेंगी, लेबर फोकट बैठी रहेगी। तो इसलिए वो जो कैलकुलेशंस होते हैं वो कैलकुलेशन करके काम करना चाहिए। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट यानी कि जो आपके डेटर्स हैं जिनको आपने क्रेडिट में सेल किया, गर्मी लगे पंखा बिल्कुल चलाओ, पर ऐसा नहीं है, कम से कम 5 लोग चाहिए। मेरे को लग रही है तो मैं 2 तो हो गया, तुम अपना देख लेना। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का क्या मतलब है? रिसीवेबल्स मैंने देखो यार तुम्हारा वजन होगा कितना, 43 किलो, मैं 124, 3 गुना, 3 लोगों को गर्मी लग रही है, 2 और देख लो, चल ये तो अपन 5 हो गए। चलो छोड़ो। इन रिसीवेबल मैनेजमेंट में ये कि जब आप सेल या परचेस करते हो तो आपका डेटर और क्रेडिटर बनता है। तो जो आपका डेटर है आप उसको कितने दिन का उधारी में बेचते हो, यानी उससे वसूली कितने दिन में करोगे, 50 दिन, 60 दिन, जितना लॉन्ग टर्म का आपका उधारी होगा, जितने ज्यादा दिन के लिए आप उसको टाइम दोगे कि यार ये ले जा रॉ मटेरियल और एक काम करना है यार, तू तो मेरे को पेमेंट 60 दिन के बाद देना। अब ये 60 दिन की जो वर्किंग है उसके लिए पैसा कहां से लाओगे, आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी ना। अच्छा 60 दिन में बंदा निकल लिया तो दिक्कत है ना। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें वसूली कितने दिन में करना है, यानी हमको वसूली भाई भी बनना पड़ता है। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग, कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन यानी एसेट खरीदने बेचने के जो डिसीजन होते हैं उनको इफेक्ट करते हैं। तो पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। आप जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, जो बिजनेस, वहां पर कैश फ्लो कैसा रहेगा। यदि कैश फ्लो जल्दी जल्दी आ रहा है, अच्छा खासा कैश फ्लो आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, लगा दो पैसा, क्योंकि रिकवरी जल्दी हो जाएगी, है ना। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होती हैं। पहली टेक्निक का नाम है पे बैक पीरियड, दूसरी टेक्निक का नाम है, देखो 2 टेक्निक होती है, एक डिस्काउंट, समझ में नहीं आएगा यार, ज्यादा हो जाएगा, चलो छोड़ो। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हेन अ फर्म टेक्स एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्विंग ह्यूज अमाउंट, इट एक्सपेक्ट टू जनरेट सम कैश फ्लो ओवर अ पीरियड। यानी जब आप डिसीजन मेकिंग लेते हो, कोई मशीन खरीदते हो, तो आप ये कोशिश करते हो या आपको ये एक्सपेक्टेशन होता है कि ये जो मेरा कैश का आउटफ्लो आज हो रहा है इसकी मैं रिकवरी जल्दी से जल्दी कर लूं, यानी पे बैक पीरियड मेरा ज्यादा बड़ा ना हो, पे बैक ये वापस रिटर्न मिलना। These cash inflows are in the form of series of cash receipt
एंड पेमेंट ओवर द लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, यानी वो जब तक उस मशीन की लाइफ होगी, उस मशीन की लाइफ के अंदर अंदर हमको इतना पैसा मिल जाना चाहिए अलोंग विथ इंटरेस्ट। ब्याज कोई देगा नहीं, जो प्रॉफिट कमाओगे वही उसका इंटरेस्ट होगा। सच कैश फ्लो शुड बी केयरफुली एनालाइज्ड बिफोर मेकिंग ए कैपिटल बजटिंग डिसीजन। एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड करके टेक्निक होती कैपिटल बजटिंग की, पे बैक पीरियड करके टेक्निक होती है, ARR एवरेज रेट रिटर्न करके एक टेक्निक होती है, एक IRR करके टेक्निक होती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ऐसे करके बहुत सारी 5-6 टेक्निक्स हैं कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन की। उनका इस्तेमाल करके ये कैलकुलेशन किया जाता है कि जो हमने पैसा लगाया है वो कितने दिन में या कितना रिटर्न मिलेगा। डन। चलो अब थोड़ी स्पीड बढ़ा लूंगा क्योंकि अब वो सारी चीजें रिपीट होंगी जो हम अभी तक पढ़ चुके थे। हाँ, रेट ऑफ रिटर्न देखो यहाँ पर आ गया, और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे 10%, 12% या 15% कितना रिटर्न आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी आप कितना अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और इससे कैश फ्लो कितना जनरेट होगा, या प्रॉफिटेबिलिटी मेरी इस प्रोजेक्ट पर फाइनेंस करने के बाद, यानी इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के बाद मेरे को रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगा, मेरे कैश फ्लो कैसे होंगे, है ना, और मेरे को ये जो फंड है जहां से मैं लूंगा फंड, उसमें मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज चुकाना पड़ेगा। डन। फाइनेंसिंग डिसीजन को हम अगले हिस्से में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया।